आज जो हम करने वाले हैं वो है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन क्या चीज़ है ये सोचो कि भाई डेटा कलेक्शन के बारे में क्या सोचते हो कि भाई क्या ही होगा डेटा कलेक्शन, किस चीज़ के बारे में ये टॉपिक होगा, क्या इसमें आ सकता है। मतलब हम अभी तक डेटा पढ़ चुके हैं, डेटा का टाइप पढ़ चुके हैं, डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके पढ़ चुके हैं, ठीक है, और डेटा क्या है, तो और क्या होगा। फिर डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, हम कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा, सोचो कैसे। हमारी लाइन में डेटा है क्या चीज, केस टेकिंग, सर्वे, यस, और इंफॉर्मेशन लेना, सबसे केस टेकिंग, बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट, एग्जैक्टली। और कैसे करते हैं, यहाँ तक है ना। मतलब खुद दिमाग सोचने लगा ना, आप कोई टॉपिक आए तो उसमें करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, केस टेकिंग में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, केस टेकिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, जांच करते हैं और क्वेश्चनिंग करते हैं और कब से कॉज आ रहा है, ठीक है, वो करते हैं। और एनालिसिस, एनालिसिस कैसे, एनालिसिस, हाँ ऑनलाइन में एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अरे भाई ये तो, और क्या करते हैं, मतलब चलो ठीक है, केस टेकिंग हो गया। फॉलोअप्स, उसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक केस टेकिंग फर्स्ट डे करी ना हमने, तो हर रोज केस टेकिंग हो रही है, हर रोज हमारा डेटा बन रहा है, हर रोज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉलोअप्स भी हमारा उसी का पार्ट हुआ। फॉलोअप से हम क्या कर रहे हैं, 6 महीने बाद, साल बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम उनकी रिपोर्ट्स भी तो देख रहे हैं, वो कैसे इम्प्रूव कर रहा है, तो वो भी तो डेटा है, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत तरीके का डेटा हो रहा है इसके अंदर, कि हम सिर्फ अब तुम जब भी ये दिमाग में क्वेश्चन आए, डेटा वर्ड जहां पे भी यूज हो रहा हो, तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आना चाहिए, किस टाइप डेटा, किस टाइप के डेटा की बात हो रही है। डेटा क्या चीज है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कई किसी भी तरीके की। तो सबका कलेक्शन जो था कि इतनी सारी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, उसको कलेक्ट कैसे करना है। फिर दिमाग में आएगा ना कि कितने टाइप की ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन हम क्या टाइप्स ऑफ डेटा की बात कर रही हूँ मैं, सबसे पहले वर्ड आना चाहिए जहां पे भी डेटा वर्ड यूज हो रहा हो, डेटा का प्रेजेंटेशन, डेटा या डेटा के टाइप्स या डेटा का कलेक्शन, समथिंग, डेटा डेटा डेटा। तो डेटा के आगे जो वर्ड लग रहा है उससे पहले दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि डेटा था क्या यार, कोई ऑब्जर्वेशन थी जिसको हम सबको कलेक्ट कर रहे थे। दूसरी चीज, अच्छा अब उसके आगे क्या कर रहे थे, मतलब उसका डेटा का प्रेजेंटेशन है या डेटा के टाइप्स है या डेटा कलेक्शन है, क्या है, जो भी वर्ड है। तो सेकंड जो हमारे दिमाग में वर्ड आना चाहिए कि भाई कितने टाइप का डेटा था, डेटा क्या बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव था, ऐसे करके था। उसके अकॉर्डिंग अब तुम्हारे दिमाग में आगे आंसर आना चाहिए कि अच्छा अब क्या करना है, उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। तो मतलब प्राइमरी डेटा या क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, किसकी प्रेजेंटेशन करनी है या किसका कलेक्शन करना है। इस तरीके से तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप आंसर्स आने चाहिए अपने दिमाग में, तब तुम उसका फ्रेमवर्क बना पाओगे। वरना मतलब तुम्हें पता तो है, लेकिन सबने एक केस टेकिंग काम कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी वाली ज्यादा बात करी, क्वांटिटी वाली बात नहीं करी। तो क्वांटिटी वाला सेक्शन तुमने कवर नहीं किया, क्वांटिटी हम जो बताए थे नंबरिंग वाला एक तरीके से, वो वाला तो हम जो रिपोर्ट्स में कर रहे थे। तो इस तरीके से आता तुम्हें सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा रिफाइन करने वाला है कि रिफाइन तरीके से कैटेगराइज अपने दिमाग में आएगा तो तुम कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करोगे उसके अंदर, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं इसका, ये थोड़ा सा जो बहुत डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत, मोटा मोटा ही पता करने की जरूरत होती है। मतलब ऐसे तो वर्ड बाय वर्ड जाओ तो ये बहुत अच्छा डेप्थ में टॉपिक है, हम करते ही यही हैं, लेकिन इसका जैसे क्वेश्चन एंगल से, प्रैक्टिकल एंगल से तो ये है ही ऐसे करने वाला। तो प्रैक्टिकल एंगल से तो हम जो कर ही रहे हैं, अगर थ्योरेटिकल एंगल से पढ़ोगे तो इतने ही स्टेप्स में ये सारा कवर हो जाता है इसके अंदर। कैसे कि भाई डेटा कलेक्शन क्या चीज़ है, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं हम, उसमें फैक्टर्स क्या कंसीडर किए जाएं, क्या क्या सोच के उसका आए, मतलब उसका कलेक्शन किया जाए। फिर बेस्ड ऑन टू इसके सोर्सेस
कैटेगराइज किया था प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, उसके अकॉर्डिंग आगे काम किया जाता है। फिर जो अगर वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, उसके अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं या सोर्सेस कैसे होते हैं, कहाँ से आ रहा है। फिर ये तो है उसका जनरल बात कि डेटा कलेक्शन के फैक्टर्स या टाइप्स के अकॉर्डिंग कैसे कैरेक्टरिस्टिक या कहाँ से आएगा वो डेटा, आने का तरीका। फिर उसके मेथड्स जो हम कह रहे हैं, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये टेक्निक है एक, ये दूसरी टेक्निक है, ये फिर एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के क्या आगे होते हैं, फिर कोई मेजरमेंट है जैसे हम एरर्स ऑब्जर्वेशन या कुछ भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फील्ड नोट्स बना रहे हैं जाके, अब ये दिमाग में आएगा। फिर कोई एक सेकेंडरी डेटा होता है जिसका सेकेंडरी, जिसे लगभग प्राइमरी का ये वाला कि भाई मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन हम ये खुद कर रहे होते हैं ना ये सारे, अब ये प्राइमरी के अकॉर्डिंग सब इकट्ठा हो रहे हैं। सेकेंडरी अकॉर्डिंग उसके सोर्सेस क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये बात की लाइन छोड़ देना, ये वाले इसके अंदर बाद में करेंगे इसका, आज हम इतना ही करेंगे, इसके अंदर इतना कवर हो जाए। अब इससे अगर ये तुम्हारे दिमाग में आ गया तो ऑलमोस्ट तुम एक क्वेश्चन लिख सकते हो इसके अंदर कि भाई इतना ही लिखना है इसके अंदर, ये तो बहुत लिख दिया इसके अंदर। अब एक एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चनर कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे वैलिड बनाओ उसको, ऑनलाइन वाला क्या है, तुम क्वेश्चनर बनाते हो, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स, ये मतलब बहुत डेप्थ का काम है। मतलब ये पूरा जो चैप्टर में आगे तुम्हें नोट्स दे रही हूँ, ये हर एक इसके बारे में डेप्थ में भी नॉलेज है, लेकिन तुम इतनी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग बेसिक्स भी समझ लोगे तो भी ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल यूज। अब इसके अंदर से हम क्वेश्चनर के बारे में डेप्थ में पढ़ सकते हैं क्योंकि हम वो ज्यादा यूज करते हैं एक तरीके से, लेकिन उसको भी इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चनर बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या कैसे बनता है, इस तरह इतना ही उसका समझने वाली सी बात है। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली तो तुम ये एक पेज लिख दो ना और थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन अटेम्प्टेड, 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन उसका ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका कि भाई डेटा के कलेक्शन का क्या है। मैं शुरू का एक पेज है जो तुमको वर्ड बाय वर्ड बताने की कोशिश करूंगी, तो तुम्हारा अच्छा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। उसके बाद जो आगे वाली टेक्निक्स है ये तुमको मैं हेडिंग्स बता दूंगी, अपने आप पढ़ना, यहाँ से तुम्हारा और खुलेगा दिमाग। जैसे स्टार्ट है, जैसे कि डेटा कलेक्शन क्या है। डेटा कलेक्शन इज येट अनदर आर्ट एंड साइंस दैट हैज टू बी मास्टर्ड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द राइट डेटा फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। ये लाइन में इतनी ध्यान से क्यों पढ़ रही हूँ, राइट काइंड ऑफ डेटा, जो तुम्हें सच में चाहिए, वही सवाल पूछे जाएं, उसी को ढंग से कलेक्ट करने का जो आर्ट है, जो मतलब जो हम केस टेकिंग कर रहे हैं, अगर क्वालिटेटिव है तो बेस्ट तरीके से कैसे उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएं कि हमको जो क्वेश्चन हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए उसमें। अगर हमने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया और वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मान लिया कि हम किसी को कंपेयर कर रहे थे कि भाई मे बी डाउन सिंड्रोम के कोई केसेस हम इकट्ठे कर रहे थे और देख लिया कि हम उनकी एक्टिविटी पे या उसकी हाइट या वेट पे या उसकी स्लीप या ईटिंग हैबिट्स पे उससे रिलेटेड डेटा नहीं इकट्ठा कर पाए। सिर्फ ये कर लिया कि भाई डाउन सिंड्रोम के अंदर हमें देख रहे थे कि बच्चा अगर कोई चल नहीं पा रहा या उसका बॉडी पोस्चर सही नहीं है, हमने वो उस तरीके का डेटा इकट्ठा किया, ये वाली कुछ हैबिट्स छोड़ दी, तो हम वो पूरा हमारा रिसर्च क्वेश्चन कि होम्योपैथी डाउन सिंड्रोम में हेल्प करती है कि नहीं करती, तो वो एक ब्रॉड क्वेश्चन था। वो सारा इन्फॉर्मेशन, एक कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे दूसरी कैटेगरी के नहीं पूछे, तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन ढंग से आंसर नहीं होगा। इट मीन्स हमें बहुत ध्यान से वो रिसर्च क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे कि हमारे रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ध्यान से हमारा पैटर्न बनेगा डेटा कलेक्शन का। वो भले हम क्वेश्चनर से कर रहे हैं या इंटरव्यू से कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो जो बहुत ध्यान से बनेगा अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्वेश्चन। तब आधी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आधी ना करो। जैसे कि अब मैं तुमको कि भाई नेम एज एड्रेस तो पूछ लिया लेकिन उसका वेट नहीं पूछा, उसका टेम्परेचर नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, तो आधी इंफॉर्मेशन होगी। और हमारे को चाहिए हो तो उसके अंदर ये नहीं पूछा ज्योग्राफिकली वो कहाँ रहता है, मैरिड है या अनमैरिड है, कोई सर्टन एज है, तो आधा हो गया ना। तो राइट काइंड ऑफ डेटा और सही तरीके से करना, उसको मास्टर करना, इसलिए वर्ड यूज किया है। डेटा कलेक्शन इज येट अनदर आर्ट एंड साइंस दैट हैज टू बी मास्टर्ड इन ऑर्डर टू एग्जैक्ट द राइट काइंड, जो हमारा डेटा है, आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। इट शुड बी साइंटिफिकली फ्रेम्ड such that the data generated is accurate in terms of reliability and validity. Reliability और validity words, reliable हो, reliable हो मतलब बारी बारी हम यही सवाल पूछे हैं तो बारी बारी इसको रिपीट कर सकते हैं, वैलिड भी है एक तरीके से, मान्य भी है कि नहीं उस चीज के बारे में। दोनों वर्ड्स कैसे हैं इसके लास्ट में बताऊंगी, पर ये मोटे मोटे बेसिक्स टर्म में कि भाई रिलायबल भी है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन सही भी थी कि नहीं,
और वैलिड थी कि नहीं उसके अंदर जैसे कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, जैसे तुमको मैंने पहले बताया था कि भाई वो जो इंस्ट्रूमेंट बारी बारी भार तोलने पर सेम ही तरीके का आंसर बताती है ना, पता चले कि भाई कभी वो 2 किलो ज्यादा बता रही है, कभी वो 2 किलो कम बता रही है, तो फिर हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं, हमारा तो रिसर्च उस पर डिपेंडेड है, तो गड़बड़ हो गई। तो हमको जो क्वेश्चंस बनाने हैं उस तरीके के वैसे बनाने हैं उसके, तो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, तो उसका सारा ही टर्म्स की वो वैलिड हो और रिलायबल हो उसके ऊपर, कि उससे जो आंसर निकले हम उस पर डिपेंड कर पाए। इट इज एन आर्ट एज वेल एज द रिसर्चर शुड पोसेस रिक्विजिट स्किल्स एडमिनिस्ट्रेटिव इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब उसके बाद है डेफिनेशन। क्या है? डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट in an established systematic fashion that enables one to answer stated research question या टेस्ट हाइपोथेसिस और इवेलुएट आउटकम्स। ये इसका स्टैंडर्ड जो मैं तुमको बताया सिंपल लैंग्वेज में, उसका ये बेसिक फॉर्म में डेफिनेशन है उसका, कि स्टेप बाय स्टेप वो चीज इंफॉर्मेशन गैदर हो जाए, अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में गैदर हो जाए, क्योंकि उससे जो आंसर्स निकले वो हमारे रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प मिले, हमारे को हाइपोथेसिस टेस्ट करने में हेल्प मिले, हमारे जो आउटकम्स निकले उसको एवेलुएट करने में हेल्प मिले, वरना क्या फायदा उस चीज का। अब क्या फैक्टर्स क्या कंसिडर करने हैं इसके अंदर, कि भाई डेटा कलेक्शन का अप्रोप्रिएट मेथड क्या हो सकता है, इन सब में से हमें क्या चूज करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें किस चीज के बारे में पता होना चाहिए, पहले हमारे स्टडी पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब जिन लोगों पे हम स्टडी करने वाले हैं, जिनको हमारी जो स्टडी पॉपुलेशन बताई थी तुमको मैंने, कि पॉपुलेशन है उसमें से, कि भाई उसमें से हम निकाल के जिन लोगों पे सैंपल्स पे हम करने वाले हैं, उस पहले तो उसके बारे में सही पता हो, उसका लिटरेसी स्टेटस या फिजिकल या मेंटल एबिलिटीज या मोटिवेशन, मतलब जो हम मान लिया कि इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल कि हमने लिख दिया इंग्लिश में, क्वेश्चनर बना दिया, जो जिन लोगों पे हम स्टडी कर रहे हैं उनको इंग्लिश आती ना। मान लिया दूसरा कि भाई क्वेश्चन ही इतने हाई फाई पूछ लिए जितने कि उस आम जनता के बंदे के, वो एक लेबरर बंदा है, कोई दिहाड़ी मजदूर करने वाला बंदा है, और भले उसको तुम स्टडी करें निमोनिया पे, उसको निमोनिया है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चनर के अंदर इतना हाई फाई कि भाई एग्रावेशन एमरेशन जैसे वर्ड यूज हो रहे हैं, और लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, दूसरा उस अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम भी है उसके अंदर, कि क्वेश्चंस का ऐसे हों कि उसको समझ ही ना आए, ऐसे करके एक उसको सिर्फ लैंग्वेज से नहीं, अंडरस्टैंडिंग हिंदी में भी लिख दो, भले उसकी बेसिक लैंग्वेज में भी लिख दो, लेकिन उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो कि वो उसका आंसर दे पाए उसके अंदर। तो बाकी मोटिवेशन की वो कर भी पाएगा हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट। फिर एक्सेस टू स्टडी पॉपुलेशन, एक्सेस कैसे करेंगे, कि भाई कैसे उससे बात करोगे डेटा कलेक्शन के लिए। प्लेसेस वेयर स्टडी सब्जेक्ट्स कैन बी एक्सेस्ड फॉर डेटा कलेक्शन, टाइम अवेलेबल फॉर डेटा कलेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, ये सब बेसिक्स पॉइंट्स हैं। फिर कहाँ से अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, टेलीफोन नंबर्स और क्या क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ पोस्टल एड्रेस, ये सब कुछ की बारी बारी तुम बाद में उनसे पूछ सकते हो क्या। रिसर्च डिजाइन या ऑब्जेक्टिव्स या टॉपिक सेंसिटिविटी, ये तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए, अगर ये सब कुछ हमें अपने बारे में नहीं पता तो फिर हम क्या ही बना लेंगे। एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रेट, अब हम इतने लोगों से पूछेंगे, क्या हमें सारे जने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। अगर हमने उनसे फोन करके ही पूछा, जैसे कई लोग फोन करके पूछते हैं, क्या सभी लोग आंसर करते हैं? नहीं। हमारे पास पेशेंट आ रहा है, हमने पेशेंट के लिए अपने क्लिनिक में आ रहा है, उससे हमने जैसे 60 केसेस 70 केसेस हमने लेने वाले हैं, और हमारे पास हमने क्वेश्चनर बना दिया, उस क्वेश्चनर में 20 क्वेश्चन है, तो 70 के 70 पेशेंट्स 20 के 20 क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, या कुछ लोग बीच में से उस क्वेश्चंस कई बहुत प्राइवेट आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो ना दें उस पर। तो हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि कुछ लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, या सब लोग नहीं दे पाएंगे, हमको किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी उसमें देखना पड़ता है कि हमको उन सवालों के जवाब सब सही तरीके से मिल पाएंगे सबसे कि नहीं। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है, सॉर्ट फ्रॉम स्टडी पॉपुलेशन, जैसे फैक्ट्स या ओपिनियंस या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ भी जो मैंने बताया उसके अंदर बताया कि ये कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन तो नहीं हमको चाहिए उसके अंदर, और वो सामने आ भी पाएगी कि नहीं, ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि इसका बेसिक एग्जांपल एक सोशल सेंस में हम ये बताते हैं कि सोशल साइंसेज वाले इस टाइप के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बताते हैं कि एक टॉपिक उन्होंने लिया, अबॉर्शन इन यंग गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स।
और उसका एज ग्रुप ये था 15 से 20 या 25 के अनमैरिड हैं लेकिन उनके अबॉर्शंस हो रहे हैं। तो रीजंस क्या हैं, ये एक रिसर्च है और इस पे रिसर्च पे वो क्वेश्चन करने के लिए ऐसे लड़कियों को क्या अप्रोच कर पाएंगे, तो वो क्या जो अप्रोच करोगे, वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन ऐसी लड़कियां हैं, और उसके बाद में वो अगर किसी क्लिनिक को अप्रोच करते हैं कि तुम्हारे पास जो भी ऐसे केसेस हैं वो हमें बताओ, और फिर उस लड़की से बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी। मतलब इस तरीके की एक सेंसिटिव एरियाज जो हैं इस तरीके का। और हमारे केसेस में ऐसा क्या होगा, ऐसी बहुत प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस वगैरह हैं, इवन की कुछ भी हो सकता है कि सिंपल सी चीज, एक बेसिक अगर मोटी भाषा बोलो, एक बहू से ये पूछो कि भाई तेरी मदर इन लॉ के साथ तेरा रिलेशनशिप कैसे होगा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उसका रीजन वही बना पड़ा है कि भाई उसको प्रॉब्लम उसको वहां से आ रही है और वो इन्फॉर्मेशन आधी हाइड करके बैठी है। घर में कोई लीगल इशू हो रखा है जो उसका मेंटल स्टेटस हिला रहा है कि पता लग गया कि मेरे हस्बैंड ने चोरी करी है तो वो जेल चला जाएगा, और उससे वो डिस्टर्ब हुई बैठी है और वो हमको ये बात ना बताए कि मेरे हस्बैंड ने चोरी करी थी, क्योंकि कल वो पुलिस ने अगर आके कहीं से इन्फॉर्मेशन पता कर ली तो ये होगा। मतलब एक सिनेरियोज बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, इसलिए जो तुम क्वेश्चनर अपने बनाते हैं उसमें कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव एरियाज के क्वेश्चंस को किसी भी एंगल तुम्हारे रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे निकाल के रखना पड़ता है कि भाई ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा आंसर इसका। फिर अब इसका है कि ये तो है कि ऐसे फैक्टर्स देखने इसके अकॉर्डिंग आगे वाला डिसाइड करेंगे कि क्या तरीका सबसे बेस्ट बनाया जाए कि उस बेस्ट तरीके के अकॉर्डिंग हमें सारे आंसर्स हमें जो चाहिए वो मिलने ही चाहिए उसके अंदर। फिर है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डेटा, जैसे कि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी। प्राइमरी आर दोज विच आर कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, जो तुम्हारे तो सेकेंडरी वाले जो हम किसी और से लेते हैं इसके आंसर होता है। फिर है क्वालिटेटिव रिसर्च, ये वाले। इन क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिसर्च, रिसर्चर्स में सीक टू कलेक्ट प्राइमरी एंड और सेकेंडरी इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। कोई भी तरीके का टाइप है उसके अंदर हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं या सेकेंडरी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि हम खुद कर रहे थे किसी और से लिया था, भले वो क्वालिटेटिव थी या क्वांटिटेटिव थी। अब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के क्या है, मतलब प्रैक्टिस क्या है तुम्हें पता है, क्वालिटेटिव क्या होती है, सोर्सेस क्या है। क्वांटिटेटिव का सोर्स क्या होता है, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या कोई पहले से रिपोर्ट्स या रजिस्टर्ड हैं वहां से लेते हैं, कोई मेजरमेंट्स होती हैं वहां से लेते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह लेते हैं, जिसमें क्वांटिटी उसकी क्या कहते हैं उसे, मात्रा, तभी उसका लेबोरेटरी वाला है, लैब, कोई मेजरमेंट्स, फीते से नाप लिया, बाहर तोल लिया, ऐसे करके। रजिस्टर या रिपोर्ट्स जो पहले की थी, ऑब्जर्वेशन भी चेकलिस्ट की जाती है कि भाई मैंने ऑब्जर्व किया था, ये उसके साथ था, नंबरिंग फॉर्म में भी हो सकता है, क्वेश्चनर तो है ही। फिर है क्वालिटेटिव, क्वालिटी मतलब जो इन डेप्थ इंटरव्यूज हैं, ऑब्जर्वेशन है, फील्ड नोट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ भी एक तरीके की वही वीडियोज होती हैं, रिपोर्ट, मीडिया कॉल्स या फोकस ग्रुप डिस्कशन एक तरीके का, तो क्वालिटी होगी इसका कि भाई उसका हम सवाल ही पूछते हैं। तो हम जो पूछते हैं वो लगभग दोनों टाइप की मिक्स होती है उसके अंदर, कि हम कहीं उसका टेम्परेचर भी कर रहे हैं, हाइट भी कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं, और लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन भी होती हैं, और उसके साथ साथ हम उसका मेंटल मेकअप वगैरह ये सब को ऑब्जर्वेशन हम ये भी कर रहे हैं। तो हमारी केस टेकिंग दोनों की बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन में होती है, इससे बढ़िया तरीका नहीं है। वरना एलोपैथ्स की मोस्टली क्वांटिटेटिव होती है कि भाई मात्रा बता दो, इसको फीवर है, इसको कितना फीवर आया है, इसके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन की डोज डिसाइड करेंगे इसके अंदर। तो बच्चों के केसेस में तो स्पेशली 14 साल के बच्चों के केसेस में होता है कि इसकी उम्र कितनी है जी, इसकी हाइट देख लेते हैं, वो वेट कितना है जी, वेट के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन की रिपीटेशन मिलती है। तो सब कुछ लगभग उनका ये होता है। और जो साइकोलॉजी होती है उस डिपार्टमेंट में, उसमें ये तरीके का होता है, पर ऐसा कोई केस मुझे ध्यान नहीं। सोशल साइंसेज में लगभग ये वाला ज्यादा होता है, ये वाला नहीं होगा सोशल साइंसेज के अंदर। लेकिन हमारे वाली केस स्टडी कितनी अच्छी है, दोनों है हमारे वाले में। अब ये हमारे रिसर्च क्वेश्चन पे है कि हमारे को किस साइड ज्यादा झुकना है, ज्यादा वाला हमारा कॉम्बिनेशन आता है उसके अंदर, तो वो हमें हेल्प करेगा हमारे सही क्वेश्चंस बनाने में। अब करते कैसे हम, क्वेश्चनेयर से, इंटरव्यूज या फोकस डिस्कशन, ये 5-7 तरीके होते हैं, ठीक है। डेल्फी टेक्निक होती है, एक होता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, और ऑब्जर्वेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, फील्ड नोट्स। अब क्वेश्चनर हम ज्यादातर जो बनाते हैं,
ये इतना डेप्थ में अगर तुमसे कोई पूछा जाएगा तभी भी लिखने की जरूरत है, वरना ऑलमोस्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन कवर हो जाता है ना इसी 2 पेजेस में कवर हो जाता है। इतना तुम लिखा होगे इतना बहुत है। उसके बाद ये टेक्निक्स लिख दी। अब उस टेक्निक्स के बारे में एक एक पेज पढ़ना है, तो मैं आगे का नोट्स तुम्हें दे रही हूँ कि वो पढ़ लेना उसके बारे में। बस ये एक तरीका है कि कितने मोटी मोटी हेडिंग्स इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर कैसा है, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब एक वेल प्लान तरीके से वो क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसके बाद पहले ये सवाल पूछा जाएगा, फिर ये बताया जाएगा, ये बताएगा सेम सीक्वेंस में। जैसे कि उसे पूछो कि भाई मतलब अगर वो पहली चीज का आंसर देगा तो ही वो दूसरी चीज का आंसर दे पाएगा। जैसे मैंने पूछा था तुमसे कि भाई तुमने एमडी, जैसे कि तुमसे पूछो कि तुम्हारा एजुकेशन स्टेटस क्या है, एक तरीके से तुम जब हम पेशेंट से पूछेंगे कि तुमने क्या पढ़ा लिखा हो, तो वो उसने बताया पढ़े लिखे के ऑप्शंस, मतलब मैंने एमए किया है कि बीए किया है या नॉन मेडिकल किया है या कुछ भी किया है, अलग अलग हो सकता है, टीचर हूँ या उसका प्रोफेशन है। अब उसने जब एक चीज का आंसर दे दिया तो उसी से रिलेटेड दूसरा है कि भाई तुमने उसमें मास्टर डिग्री तक किया है, पीएचडी तक किया, कहाँ तक किया है, मतलब क्या किया है और उसमें कौन सी डिग्री करी है, या डिग्री के बाद में भी उसके और कोई क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से वो इंटरलिंक्ड है क्वेश्चन से क्वेश्चन। और कुछ इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस नहीं भी हो सकते कि भाई पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारी एज कितनी है और जेंडर कितना है और या मैरिड हो अनमैरिड हो, इनका आपस में कोई रिलेशन सा नहीं दिखता कि भाई ये के बाद यही पूछा जाएगा, ये के बाद यही पूछा जाएगा एक तरीके से। पर ये मतलब आगे पीछे भी पूछ सकते हैं कि पहले तुम जेंडर के बारे में पूछ सकते हो, बाद में उसके बारे में पूछ सकते हो, ऐसे भी तो ऊपर नीचे भी पूछ सकते हो। तो समथिंग इज दैट ऐसे करके तो कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में कहा जाता है। और दूसरी ये तो स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर, दूसरा होता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में मतलब सीधा व्हाई डू यू स्मोक जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नो प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चन, मतलब उसमें डॉट डॉट करके ब्लैंक छोड़ दिया जाता है कि वो अपने आप भरे। क्लोज में एक तरीके से वो तुम उसको ऑप्शंस दे रहे होते हो कि भाई ये 5-7 ऑप्शंस दे दिए, इसमें से बता तू तेरा क्या आंसर है एक तरीके से ऑलरेडी। तो ओपन एंडेड के या क्लोज एंडेड के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, सिंपल सी है, ये पढ़ लेना। क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं बता दी, इतना डेप्थ में पूछा भी नहीं जाएगा तुमसे, जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए तुमको बता रही हूँ, वरना क्वेश्चन इतना ही बनता है इसका। टाइप्स ऑफ क्लोज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज एंड क्वेश्चंस क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, सिंपल है ऐसे करके, यस या नो टाइप के हो गए, डायरेक्ट हो गए, या 4-5 ऑप्शंस हो गए इस तरीके से। रेटिंग वाले होते हैं जो हम ये स्केल यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ स्केल्स होते हैं जिसमें रेटिंग्स होती है। जैसे हम बोलते हैं कि एग्री हो, डिसएग्री हो, स्ट्रांगली एग्री हो, जो हमसे ज्यादातर अभी नेट वाले भी पूछते हैं, हर जोमेटो पे स्विगी पे हमसे यही तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके का स्केल बना दिया कि स्केलिंग कर दी। हम भी एंगर क्या पूछ रहे हैं कि स्ट्रांगली एंगर हो कि बीच में आता माइल्ड है ऐसे करके, तो हम यही तरीके से स्केलिंग यूज कर रहे हैं एक तरीके से। मैट्रिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एक तरीके से कि भाई ये बताओ कि ये आज यूज करते थे, जैसे बीड़ी आज तुम पीते थे या आपको कितना पास में कितना पीते थे, तो मतलब एक तरीके से 5-4 तरीके की घटी, इस तरीके से तुम बना के उसका टेबल बना के और बहुत तरीके का इन्फॉर्मेशन उससे ले लिया, कितनी फ्रीक्वेंटली लेते हो, हर मंथ में कितना लेते थे, इस तरीके से। ये इसे कहते हैं मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तुमने बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली इस टेबल में 4 तरीके। अब यही चीज पूछनी हो तो 10 क्वेश्चन बनेंगे कि एक लाइन इससे जोड़ो कि प्रेजेंटली तुम कितनी बीड़ी पीते हो, दूसरा सवाल पहले कितनी पिया करते थे, तीसरा सवाल पहले कितनी उसकी इंटेंशन, तुम्हारी एज क्या थी जब ये इनिशिएशन हुआ था, स्टार्ट करी थी तुमने। तो 1 2 3 4 5 6 इस एक बीड़ी से रिलेटेड, फिर आगे आगे इससे रिलेटेड 12 मतलब 18, मतलब ऐसे करके 24, मतलब 24 क्वेश्चन बनने वाले थे और 24 क्वेश्चन मतलब 3-4 पेजेस। अब यही चीज ये सारी एक टेबल में बना के रख दी, तो कितनी बढ़िया तरीके से वो इन्फॉर्मेशन कवर हो गई, मतलब वो छोटे एरिया के अंदर, और समझ भी आ रही है। फिर है रैंकिंग टाइप ऑफ कि भाई रैंक देना एक तरीके से कि भाई इन सब में से तुम्हारा प्रेफरेबल आंसर क्या है, ये फर्स्ट पे है, वाइस मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट को करो, लोएस्ट से हाईएस्ट करो, ये तुम्हारे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो तुम क्वेश्चन बनेंगे तुम्हें पता लगेगा कि कौन से वाले टाइप का बना रही हूँ। वेल रेटेड क्वेश्चन, मतलब इतने डेप्थ में जाओ, मतलब आइडिया दे रही हूँ तुमको, ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं। और क्या हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, डेटाबेस, मतलब इतना डेप्थ में मत पढ़ो, ये ले लो क्लिक कर को पढ़ने के लिए कि भाई कुछ भी हेल्थ मेजर्स करने के लिए ये टूल्स थे, या साइकोलॉजी करने के लिए ये तरीके के मेथड्स यूज होते थे, इतना डेप्थ में नहीं है, जनरल सी बात है इसके अंदर कि भाई कुछ डेटाबेसेस हैं, वहां से वो डेटाबेसेस कैसी सी इंफॉर्मेशन तुम्हें निकाल के देते हैं, ऐसे वो डेटाबेसेस क्या कर रहे हैं खोल के देखो, तब
अपने यूज, मतलब प्रैक्टिकली अपने यूज में ये नहीं आ रही, इसलिए ये जस्ट एक बुक की बात बताई है उसके अंदर। दूसरा है ऑनलाइन क्वेश्चनर्स, कि हम ऑनलाइन जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। कोविड में कितने लोगों ने हमसे रिसर्चेस कर करके पूछे हैं क्वेश्चनर कैसे बनता है, गूगल फॉर्म बना के, एडवांटेजेस क्या है उसके, डिसएडवांटेजेस क्या है, लोगों को टेक्निकल पता ही नहीं होता कैसे कहाँ कौन सा बटन क्लिक करना है। एडवांटेजेस क्या है कि उसका डेटा फटाफट मिलता है अपने को, कि भाई फॉर्म भरा नहीं, साथ के साथ ही उसका सारा एनालिसिस गूगल शीट्स पे एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से। तो और दूसरे सॉफ्टवेयर से उसका मतलब पता करना, उसका एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाता है। क्या क्या उसमें ऑनलाइन क्वेश्चनर्स में क्या मतलब डाइवर्स तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस भी पूछ सकते हो, ओपन एंडेड भी पूछ सकते हो। तो हर तरीके की रिसर्च में करने में बहुत इजी होते हैं, ऑनलाइन अप्रोच करना बहुत इजी होता है लोगों को, कि भाई तुम बहुत बड़े लेवल पे वो रिसर्च कर सकते हो। तुमने ऑनलाइन भेजने में क्या ही जा रहा है, किसी ने मोबाइल पे खोला, तुमने 1000 लोगों का, 10,000 लोगों का, 50,000 लोगों का डेटा इकट्ठा करना कितना ईजी है। और अगर यही चीज तुम ऑफलाइन करते हो, 50,000 लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए पेजेस ही छापने मुश्किल हो जाएंगे, कितना एक्सपेंडिचर का पंगा होता है ऐसे करके, ठीक है। और एक एक इंडिविजुअल लेना पड़ेगा, यहाँ तो तुमने स्प्रेड कर दिया ऑनलाइन, जाओ जी भरो जी दे दो जी, एनालिसिस उससे भी आसान। तो ये फायदे हैं उसके अंदर। हाँ, अब ये जो बात है उसके बाद की आगे बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चनर डिजाइन होता है, जो ऑलमोस्ट तुम्हें चीजें मैंने बता दी, यूजर फ्रेंडली डिजाइन हो, कोई अवॉइड विजुअली डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड, मतलब कुछ ऐसा प्लेन पेपर पे सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, उसके साथ कुछ भी फोटो वगैरह ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग सी नहीं लगानी है। जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट एंड इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो, लेंथी सेंटेंसेस ना हो, और उसमें ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर वो उसमें है तो वो किस तरीके से क्वेश्चन बने उसके अंदर, उस तरीके से पर्सनल क्वेश्चन में डाल कहाँ लिखे जाने चाहिए। मतलब इंसान ने क्वेश्चनर तुमने दिया और फर्स्ट क्वेश्चन ही तुम इतना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाला नहीं पूछना चाहिए, मतलब सीधा ही पहले जाके तो व्हाट इज योर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, तो वो कहेगा अरे यार क्या पूछ रहे हैं, और इस क्वेश्चनर में क्या क्या पूछ लिया जाएगा ऐसे करके। तो वो ऐसे क्वेश्चंस को कहाँ जाके प्लेस करना है उस क्वेश्चनर में, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर किया जाए कि पहले ये पूछा जाए बाद में ये पूछा जाए, इस तरीके से। तो उस पेशेंट की थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चनर बनता है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मतलब अगर कोई अपना फोन नंबर नहीं देना चाहता, ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहता, या कुछ भी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ऑप्शनल लिख सकते हो, उसको मैंडेटरी वाले में ना डालो, ऐसे करके बस बेसिक से पॉइंट्स है इसके अंदर। क्या अवॉइड करना चाहिए, एक लीडिंग वर्ड्स जैसे हम बोलते हैं कि आंसर ही लीडिंग वर्ड्स में हमारे केस टेकिंग में दे रखा है, मतलब ये तुम ये पढ़ोगे ना तो उनको लगता है आधी ज्यादा चीजें इसने ऑर्गन ने हमें सिखा रखी है ये वाली चीजें तो इसके अंदर। अब उसमें क्या है, इसलिए बेसिक सी बात है उसके अंदर है कि भाई मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट, खुद जाके पूछ रहे हो, इंटरव्यू एडमिनिस्ट्रेट इंटरव्यू में हो रहे हैं, एक ग्रुप में हो रहे हैं, एक एक पर्सन के साथ हो रहे हैं, इंटरव्यू में हो रहे हैं, या कॉम्बिनेशन है दोनों, थोड़ा थोड़ा कि भाई इंटरव्यू में बैठ के एक एक पेज भी दे दिया, इस तरीके से बना हुआ है कि दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब ये एक रीड मारोगे ना बहुत इजी सी है, बहुत बेसिक सी बातें हैं, बस तुमको एक पॉइंट्स में कन्वर्ट करके दे रही हूं मैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर कैसे है कि पहले तो ये एनलिस्ट द इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द स्टडी पॉपुलेशन, पहले तुमको अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग तुमको ये लिस्ट बना लेनी है कि भाई मुझे उससे पूछना क्या क्या है। फिर उस पूछना कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू, कि पुराने वाली चीजों से वो देख के देखो कि पुराने वालों ने ये इस टॉपिक पे जो क्वेश्चनर बना रखे हैं वो कैसे हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा था, तो वहां से एक हेल्प मिलती है। दूसरा कि भाई जो डेटा कलेक्शन का मेथड कैसे लोगे, जैसे हम पूछ रहे हैं, हम तो इंटरव्यू कर करके ही पूछ रहे हैं, सामने बैठ बैठ के पेशेंट से हम पूछ रहे हैं, क्या उसको फोन से भी पूछ सकते हो, ईमेल से पूछ सकते हो, या कैसे भी कर सकते हो। फिर कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल क्वेश्चन, कंटेंट एंड वर्डिंग, फिर एग्जैक्ट जाके तुम लास्ट में अपने अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन बनाते हो, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो कि मुझे 20 क्वेश्चन बनाने हैं, 20 के अंदर मुझे रेटिंग वाला बनाना है, नॉन रेटिंग वाला, ओपन एंडेड बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, उस तरीके से तुम उसमें डिसाइड करते हो। जैसे कि इन्होंने बताया कि अवॉइड एम्बिगुअस वर्ड्स लाइक यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, इस तरीके के वर्ड्स उसमें मत डालो ऐसे करके। तो ये वर्ड्स है यूज करने वाले। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, ये हम पढ़ते हैं उसके अंदर। अवॉइड नेगेटिव क्वेश्चंस, डू यू थिंक यू शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, मतलब सवाल सीधा सा लेकिन उसको घुमा के से पूछा गया है इस तरीके से। अवॉइड मर्जिंग टू और मोर क्वेश्चंस, दो तरीके के सवाल अलग तरीके से पूछो, जैसे व्हेन डिड यू गो फॉर हेल्थ चेकअप,
एंड हाउ मेनी टेस्ट डिड यू अंडरगो। तो व्हेन डिड यू गो अलग क्वेश्चन है, ये वाला अलग क्वेश्चन है, दोनों का सवाल एक ही में मत डालो एक तरीके से। अवॉइड आस्किंग क्वेश्चन दैट रिक्वायर कैलकुलेशन कैन बी डन। जैसे हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन एडिक्शन इन लास्ट मंथ। अब उसको सोच कर करना पड़ेगा, यार मैं 50,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, फिर मैं खर्चा रोज में 1 बोतल पी लेता हूँ, फिर उसका कितना खर्चा आता है, इस तरीके से सोचने बैठ गया तो हो गया काम। ये तो नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन ऐसे वाली। तो मतलब ये बेसिक से स्टेप्स ऐसे करके कि हमको कैसे ऐसा बनाना है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, वो तो है कि तुमको पहला क्या पूछना है बाद में क्या पूछना है। फिर है उसका फॉर्मेट और लेआउट, जिसे क्या कहता है कि फनल और इन्वर्टेड फनल सीक्वेंस, मतलब ऊपर से नीचे पूछना, नीचे से ऊपर पूछना, कैसे होता है। फॉर्मेट और लेआउट मतलब दिखने में कैसा लगना चाहिए, उसका लेआउट एक तरीके से वो होता है कि भाई कम से कम स्पेस में बेटर से बेटर क्वेश्चन, शॉर्ट से शॉर्ट वर्ड में, क्लियर से क्लियर हो एक तरीके से होता है। कंडक्ट एक्सपर्ट वैलिडेशन, दूसरों से पूछो, अपने सीनियर से या गाइड से, उनसे वैलिडेशन की जाती है। इवन की कई बार तो क्वेश्चनर को हम उससे एथिकल कमेटी से भी तो पास करवाते हैं कि भाई ये पूछ भी लूं कि नहीं। प्री टेस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब पहले भी प्री, इतना डेप्थ में जाना पर ये कि कुछ चीजों के सवाल पहले और बाद में पूछे जाते हैं ना, जैसे कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की बात हो रही है कि जैसे कि हम मेडिसिन देने से पहले टेस्ट करते हैं, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट की बात कर रही हूँ। मेडिसिन देने से पहले टेस्ट किया जाता है, फिर मेडिसिन दी जाती है और मेडिसिन देने के बाद टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर वो क्वालिटेटिव है गुण की बात हो रही है, जैसे एंगर की बात हो रही है, उसकी बिहेवियर की बात हो रही है, किसी तरीके से की बात हो रही है, तो क्या होगा, तो होगा कि भाई हमने उसका पहले क्वेश्चनर लिया, पेशेंट आया, सीधे से क्वेश्चनर भरवाया, फिर जो हम ट्रीटमेंट देना चाहते थे या कोई काउंसलिंग देना चाहते थे या कुछ कर, जो भी हम उसके साथ इंटरवेंशन कर रहे थे, वो देने के बाद दोबारा से क्वेश्चनर ये सेम रिपीट किया जाता है बाद में फॉलोअप्स में उसके अंदर, कि ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की बात होती है। एक जनरल सा आइडिया और डेप्थ में बात होती है इसके अंदर। फिर इतना डेप्थ में बताना बस, इसके बाद है मतलब ये एक तरीका, ये कुछ था, मतलब ऐसे प्री टेस्ट और पायलट स्टडीज में वगैरह यूज होती है उसके अंदर। और फिर आगे आया ये तो क्वेश्चनर का, मतलब एक तरीका कि हम क्या पढ़ा कि क्वेश्चनर को बनाने के लिए पहली बात तो हम क्वेश्चनर कहाँ यूज कर रहे होंगे, मतलब एक तरीके से जहां हमारा जरूरत है, डेटा कलेक्शन है या क्लिनिकल, एपिडेमोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल रिसर्चेस, इन सब में ये तरीके का क्वेश्चनर यूज हो रहा होता है इसके अंदर। और फिर टाइप्स किस टाइप का है, स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, दोनों में से किसके क्या फायदे हैं, या किस तरीके के हमारे को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं कि भाई एक चॉइस होती है कि मल्टीपल होती है, या रेटिंग स्केल्स के अकॉर्डिंग होती है, या मैट्रिक्स के रूप में होती है, या कोई रैंकिंग के अकॉर्डिंग होती है। फिर उसका हम कहते हैं कि वैलिडेशन करवाते हैं कि भाई किसी और कोई ढंग की कोई इंस्टीट्यूट है या कोई और जो बनाने वाली वेबसाइट्स हैं या कोई अथॉरिटी है, हम वहां से थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि भाई उसकी वैलिडेशन हो जाए कि हम क्वेश्चन ढंग से बना रहे हैं एक तरीके से, जो हमारे वाले में नहीं है, जनरल है, दूसरी लाइन्स में है। इतना जो हम सीनियर से पूछ रहे हैं, हम अपने गाइड से पूछ रहे हैं, हम किसी सीसीआरएच से करवा रहे हैं, मे भी कहीं से भी करवा रहे हैं। फिर ऑनलाइन जो क्वेश्चन होते हैं उसका क्या फायदे या नुकसान है या क्या चीज होती है। फिर हमको डिजाइन कर रहे होते हैं वो क्वेश्चन को, तो हम क्या क्या सोच के डिजाइन करें, ये बात है। फिर जो मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम कैसे उससे पूछेंगे, एक जने से पूछेंगे या इंटरव्यू करेंगे या कॉम्बिनेशन में चलेगा। फिर हम जब उसको बना रहे होंगे तो कैसे करेंगे, बनाने में हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पता हो कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर वैसी इन्फॉर्मेशन को हम पहले वाले से रिसर्च में से निकालेंगे। फिर उसके बाद हम वो पूछेंगे कैसे, अब तैयार भी होगी पूछे करने के तरीके, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस तैयार करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि भाई ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि पहले क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बाद में कैसे पूछेंगे, उसका कोई लेआउट है वो तैयार करेंगे। इस तरीके से इसका सारा स्ट्रक्चर तैयार होता है क्वेश्चनर का। इंटरव्यू में क्या करते हैं, सिंपल सी बात, फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं, या कंप्यूटर असिस्टेंट इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं पर्सनल इंटरव्यू के साथ में। इस तरीके के इंटरव्यूज, किस तरीके का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ग्रुप में ले रहे हैं, इंडिविजुअल ले रहे हैं, क्या फर्क है, क्वेश्चनर और इंटरव्यू में क्या फर्क है। क्वेश्चनर में तो ज्यादातर टू द पॉइंट क्वेश्चन 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 और हर चीज का जवाब होता है। इंटरव्यू एक फ्री फ्लोइंग होता है, एक तरीके से इंटरव्यू चल रहा होता है। हम जो हमारा केस टेकिंग है वो क्या है, क्वेश्चनर फॉर्म में कुछ एरिया क्वेश्चनर फॉर्म में, कुछ एरिया इंटरव्यू फॉर्म में है। एक तरीके से बोला जाए कि टोटल इंटरव्यू भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसमें पॉइंट्स भी हैं कवर करने वाले। ये भाई हमारे को हाइट, वेट, एज, ये क्वेश्चन भी हमारे उसके अंदर तैयार है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक इंटरव्यू फॉर्म का एक तरीके से मिक्स सा मेथड है। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों में से ये यूज हो रहा होता है।
तो हम कैसे बना रहे हैं एक तरीके से। तो ये फ्यूचर में आ जाएगा कि हमारे वाला दोनों मिक्स होता है, लेकिन कई जगह लिखा जाता है इंटरव्यू या क्वेश्चनर, दोनों में से एक ही मेथड यूज हो रहा होता है ज्यादातर ऐसे करके। फिर क्या टाइप ऑफ इंटरव्यू कैसे होता है, स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। हमारे वाला कैसा है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्ड सा है, वरना हमारे हर केस के अकॉर्डिंग भी होता है कि हमने कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन भले पहले पूछनी है या बाद में पूछनी है, पर वो कवर करनी है उस केस के अंदर एक तरीके से। तो वो आइडिया लेने वाली बात है कैसे हमारा होगा। या कुछ की इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज हैं या इन डेप्थ इंटरव्यूज है कि उस टॉपिक के बारे में जो बोलना शुरू कर दिया तो उस टॉपिक के बारे में खोल लिया। तो उसने अपनी फैमिली के बारे में बोलना शुरू करा तो हमने सिर्फ उसकी फैमिली के बारे में एक्सप्लोर करा, ना तो उसका ऑक्यूपेशन पूछा, ना उसकी पास्ट हिस्ट्री पूछी, कुछ नहीं पूछा, जैसे उसने बताया हमने वही खोल के रख लिया। लेकिन जो हम अगर हम सारे पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं तो जिस टॉपिक के बारे में उसने पूछा है उसके अलावा हम अपना इनिशिएशन लेंगे कि अब मुझे इस टॉपिक के बारे में बता, फिर वो पूरा उससे पूछो इस तरीके से। तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे वाले के साथ में। तो हम बनता कैसे है इतने, इसलिए डेप्थ में इतना देखने की बात नहीं है, जनरल नॉलेज के पढ़ना हो तो ये इसको पढ़ लेना इसके अंदर। उसके बाद में है आगे इंटरव्यूज के बारे में, इसलिए मोटे मोटे पॉइंट्स है क्योंकि ये इसका रिफाइंड फॉर्म आएगा इन फ्यूचर हमको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, किसी बुक से निकाला मैंने। ऐसे ही फोकस ग्रुप डिस्कशन कि उसी तरीके के लोगों को 10-12 लोगों को इकट्ठा किया गया एक साथ, जैसे कि सारे शराब पीने वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया गया और एक टॉपिक पे किसी और तरीके के टॉपिक पे इकट्ठा कर लिया गया, फिर उनसे सवाल जवाब किए गए और बारी बारी ट्रू उसके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो कैसे, पहले तो मैं रिसर्च क्वेश्चन तैयार किया, फिर प्रिपेयर द डिस्कशन गाइड या डू द ऑपरेशनल प्लानिंग फॉर लोगों को इकट्ठा करो, रिक्रूट करो कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उसके बाद कंडक्ट करो कि भाई अब सवाल पूछे जाएंगे, फिर एनालाइज करो, एस्टेब्लिश करो। इतना डेप्थ में मतलब ये 7 पॉइंट्स ही है कि फोकस ग्रुप कैसे होता है। स्पेशली लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है, उनसे मुझे सवाल क्या पूछ रहे हैं, मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक सवाल तैयार किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, कहाँ इकट्ठा किया जाएगा, कैसे बिठाया जाएगा, कितने बजे आओगे, वो सारे कौन कौन से लोग आएंगे, किन लोगों को नहीं बुलाना है, फिर वो सारा कुछ जो जवाब दे रहे होंगे क्या हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या हम लिख रहे हैं या हम उनसे कुछ लिखवा रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन के तरीके से वो कवर होता है। तो ये सारा इसमें कवर करने वाला है फोकस ग्रुप में। डेप्थ में नहीं पूछेगा, कोई शॉर्ट नोट में भी नहीं पूछने वाला तुमसे इसके अंदर, पर आइडिया हो तुम्हें। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अब स्किल क्या चाहिए, एक ये होता है ये पॉइंट कि क्या स्किल चाहिए होता है इस तरीके ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, इस तरीके के डेटा कलेक्शन मेथड को यूज करने के लिए क्या चाहिए। तुमको खुद बात करनी आनी चाहिए और जो सामने वाला बोल रहा है उसमें जजमेंट नहीं चाहिए, और जो किस पॉइंट पे जोर देना और किस पॉइंट में नहीं देना है ये भी देखना पड़ेगा। शांति से सुनना भी चाहिए, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि वो बोल पाए उसके अंदर, और कब पता है कि अब इसको रोकना है, कब खोलना है कि इस टॉपिक पे बोलते रहो, कब डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो चुप हो रहा है तो उसको कब स्टिमुलेट करना है। ये सब कुछ हमारी केस टेकिंग हमें सिखाती है, प्रैक्टिकली हमें सिखाती है। इसलिए मेरे पॉइंट है कि हमारे केस टेकिंग ने इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के दिया हुआ है कि हमें ऑलरेडी ये सब कुछ पता है, दूसरों को ये सीखना पड़ता है, हमको तो पहले ही ट्रेन कर दिया गया इसके लिए। फिर है नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेशंस, कितने सेशंस लिए जाएं। अब हमारे वाले में कितने फॉलोअप्स होते हैं, हम कितनी केस टेकिंग देते हैं, फर्स्ट टाइम में प्रिस्क्राइब कर दो या 2 या 3 केस टेकिंग के बाद में उसको प्रिस्क्राइब करो। ऐसे इनके साथ होता है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन में एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि नहीं आई, कितनी बार और डिस्कशन किए जाएंगे उस टॉपिक पे। एल से ही एक डेल्फी टेक्निक होती है जिसमें डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होता है, ऑन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ए पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन, बस कि भाई अब यहाँ तो कुछ लोगों को इकट्ठा किया ना, 10 से 12 लोगों को, जैसे सारे एडिक्शन वालों को इकट्ठा कर दिया, मान लिया किसी टॉपिक के एक्सपर्ट्स लोगों को इकट्ठा कर लिया, पैनल बना लिया उस तरीके का, और फिर उनका ओपिनियन लिया गया। दिस मेथड एम्स टू ब्रिंग आउट consensus on a given research issue through a series of questionnaire rounds without physically assembling the experts and maintaining their anonymity even after the study. In most cases, the goal is to reach a consensus among the expert panel in order to find out future best solution. बस इसमें ये है कि भाई सारे एक्सपर्ट से पूछा गया लेकिन सबको इकट्ठा करके एक साथ नहीं पूछा गया। अगर सबको इकट्ठा करके एक जगह बैठा के पूछ लोगे तो वो फोकस डिस्कशन टाइप का बन जाता है ऐसे करके। इसमें क्या होता है, उस एरिया के एक्सपर्ट्स वगैरह से एक तरीके का क्वेश्चनर बना के, सीरीज ऑफ क्वेश्चनर्स बारी बारी टू एंड फ्रो, मतलब एक बार एक ही लिस्ट बना के नहीं, बारी बारी भी पूछा जा सकता है उनसे, उस तरीके से पूछते हैं उन लोगों से जो हम लोग यूज नहीं करने वाले, इसलिए इसका डेप्थ में नहीं है,
हम नहीं करने वाले ऐसे एक्सपर्ट्स को। अगर कोई क्वेश्चन ही ऐसा है तो वो बात अलग है। जैसे एक ने मैंने रिसर्च पढ़ी कि उसने क्या कि होम्योपैथी में रिसर्चेस, एक क्वेश्चन उसका बड़ा बढ़िया था कि रिसर्च ट्रेनिंग्स नहीं होती या समथिंग, कि भी हमें जैसे कि कोई टीचर नहीं मिल रहा रिसर्च का, क्या रीजन हो सकता है। तो इस तरीके से उसने जितने बेस्ट टीचर्स थे या प्रिंसिपल्स थे उनको अप्रोच किया, जो स्टूडेंट्स MD स्टूडेंट्स उसको अप्रोच किया अलग अलग तरीके के, उस तरीके से बताया, टू और फ्रो क्वेश्चन करते चलते रहे, और उसी एरिया के एक्सपर्ट्स को से पूछा गया, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को। ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली यही मेथड था, मतलब टाइप ऑफ थिंग ऐसे था। नेक्स्ट है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ये क्या है? अनदर क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन विच इज यूज्ड टू रीच कंसियस ऑन ए गिवन टॉपिक। जैसे द टेक्निक इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस एंड एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज। कैसे? द प्रोसेस इज सिमिलर टू डेल्फी, सेम है, बट देयर आर सबटाइटल डिफरेंसेस। कैसे? द स्टेप्स ऑफ एडिट इज ब्रीफ। कैसे? साइलेंट जनरेशन ऑफ आइडियाज इन राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा होती है, और इसमें ओपिनियंस सीधे पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या, बैठ के तुम सोचो और उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। दूसरा, राउंड रॉबिन रिकॉर्डिंग ऑफ आइडियाज। द जो मॉडरेटर होता है देन कॉल्स अपॉन ईच पार्टिसिपेंट टू कंट्रीब्यूट अ सिंगल आइडिया दैट इज रिकॉर्डेड ऑन ए लार्ज फ्लिप चार्ट। डिस्कशन ऑन द आइडियाज इज नॉट परमिटेड। सिर्फ आइडिया देने के लिए बुलाया जाता है, उसको आगे एक्सप्लोर नहीं करते। जैसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या किया उसने, सेम ऐसी चीज है कि भाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और उसमें प्रायोरिटी से क्या किया जाए, ये उस तरीके की है, क्वालिटेटिव है। अभी तो मंथन चल रहा है एक तरीके से, उस किसी प्रॉब्लम पे मंथन करने के लिए ये किया जा रहा है। यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, डेल्फी क्या की जा रही है कि भाई उसका भी सोल्यूशन ढूंढने के लिए, लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट से उसके ओपिनियन पूछे जाते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो उस तरीके की अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम है तो ये यूज हो रहा है। फोकस ग्रुप में क्या किया जा रहा है कि उस 5-7 लोगों को एक साथ बिठा के उस टॉपिक पे लगातार डिस्कशन किए जा रहे हैं, टू एंड फ्रो उसके अंदर, और एक बंदा स्टार्ट करता है फिर दूसरा या तीसरा, और सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक तरीके से कि इकट्ठा करो या इंडिविजुअल से पूछो और उसका बेस्ट तैयार किया ओपिनियन पूछो। और ये कह रहा है कि तैयार किया ओपिनियन भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में स्टार्ट करो एक आइडिया को जनरेट करना, और उसके बाद एवरी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट राइट डाउन हिज रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पोस्टेड ऑन द मैंडेट। इसमें कि हर एक सोच के अपना आइडियाज देता जाए, उस आइडियाज के ऊपर आइडियाज की लिस्ट बनाई जाती है, उस आइडियाज को आपस में डिस्कस नहीं किया जाता जो फोकस ग्रुप में किया जा रहा है उसके अंदर। और डेल्फी के अंदर एक फिक्स आइडियाज है, बस उससे इनपुट ले लिए गए, उन इनपुट लेने के बाद में छोड़ दिया जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ा जाता। इसके आगे क्या जाएगा कि आइडियाज भी लिए, पहले से पूछा कि आइडियाज दो, आइडिया के बाद आइडिया अपना प्रेजेंट करो, फिर पार्टिसिपेंट डिस्कस ईच आइडिया ऑन द लिस्ट ऑफ डिटरमिन क्लैरिटी इंपॉर्टेंस, वो अपना आइडिया बताता है, एक तरीके से प्रेजेंटेशन टाइप समथिंग बन गया उसको बोला जाएगा। फिर वोट किया जाता है कि सबसे बढ़िया वाला किसका था, एक तरीके से किसका तरीका सबसे बढ़िया निकल रहा है। तो ये उसका एक और तरीका है। और ऑब्जर्वेशन तो है अगला जो मेथड है इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि भाई किसी भी तरीके की हम उसमें पार्टिसिपेंट टाइप है या नॉन पार्टिसिपेंट टाइप है, मतलब पार्टिसिपेंट टाइप मतलब रिसर्चर हिमसेल्फ वर्क ऑन द स्टडी सब्जेक्ट्स टू मास्क हिज प्रेजेंस एंड कलेक्ट द डेटा। छुप के उसके अंदर, मतलब किसी को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, पेशेंट को उसको पता भी नहीं है। Here it is possible to capture the actual practices that are happening. मे बी जैसे कि तुम अपने जेल में जाके और सिर्फ देख रहे हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा, ये देख रहे हैं कि वो लोग कैसे जीते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट रिसर्चर ऑब्जर्व द स्टडी सब्जेक्ट्स विदाउट वर्किंग ऑन देम एंड नोट्स डाउन द फाइंडिंग। विदाउट वर्किंग ऑन, सीधा कॉन्टेक्ट नहीं है। इफ द स्टडी सब्जेक्ट्स बिकम्स अलर्ट देन वन माइट नॉट गेट द ट्रू फाइंडिंग। इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है एक्चुअली में, जैसे कि एक रिसर्चर जब वहां जाएगा जेल में और सामने से वो देख रहा है, भले उनसे बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कैदी है उसको आइडिया तो हो गया कि भाई ये कुछ ऑब्जर्व करने के लिए आया है, हमसे छुपा नहीं बैठा एक तरीके से। और लेकिन मतलब पूरा भी नहीं कि मैं सारा कुछ क्या पता करना चाहता हूँ, वो वाली बात भी नहीं होती उसके अंदर। तो लेकिन पार्टिसिपेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें तो बिल्कुल ही हिडन होता है।
एक तरीके से, क्योंकि अगर उसे थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा तो मे बी वो इन्फॉर्मेशन कोई छुपा ले, इसलिए कहते हैं उसको इस तरीके का नॉट पार्टिसिपेंट। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सिंपल उसके अंदर। ये है क्लिनिकल जो हम करते हैं। अब इसकी एक एक लाइन पढ़ने वाली जो हमारे काम की है, या लेबोरेटरी वाली, या फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स पे हम कर ही नहीं रहे, ये 2 वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हम कहीं और कागजों से इकट्ठा कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है यहाँ तक। ये इसके आगे बात नहीं करेंगे। रिलायबिलिटी वैलिडिटी वाला ये बाद में करने वाला है, सिर्फ इसलिए ये एक पेज पढ़ने वाला है। दिस इज वेरी बेसिक। ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, और हमारे वाला तो हम कर ही रहे हैं, ये पेशेंट से तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स को भी हम, हमारे वाला ज्यादा इंटरव्यू प्लस क्वेश्चनर वाला है एक तरीके से, जिसमें से ऑब्जर्वेशन थोड़ी बहुत तो हम कर ही रहे होते हैं कि भाई उसके अंदर थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन भी चल रही होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम नोट कर रहे होते हैं जो पेशेंट को पता भी नहीं होती, और हम अपनी नोट प्रिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे होते हैं। उसके जेस्चर्स क्या हैं, उसके अंदर उसने बताया थोड़ी ना कि मेरे जेस्चर्स है, या उसकी फ्राउनिंग है ऐसे करके, या वो ऐसे उसके पैर हिल रहे हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ जस्ट ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं उसके अंदर, उसमें नहीं आ रहा। लेकिन क्वेश्चनर में तो क्या हुआ कि हम एग्जैक्टली हाँ या ना उसे लिखवा रहे हैं, उसे लिखने को बोल रहे हैं। इंटरव्यू से हम उससे बात कर रहे हैं कि हमको बता अपनी वर्बल इंफॉर्मेशन में तुम्हें बता, लेकिन जो मैं ये कर रही हूँ जेस्चर्स, ये कहाँ से आ रहे हैं, हम तो ये भी नोट कर रहे हैं, हमारी तो रिपर्टरी में ये भी नोट हो रहा है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारा वाला काम तो उसके अंदर, तो हम तो सब कुछ ही उसमें कर रहे होते हैं एक तरीके से। अब इसमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट हम कर रहे थे मेजरमेंट्स वाली जो बात हो रही थी, कि जैसे दिस इज अ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। एग्जांपल आर मेजर्स ऑफ वेट, हाइट, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। जैसे कि फॉर दीज मेजरमेंट यूज आर स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर आर वेरी मच एसेंशियल। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच आर रिकमेंडेड टू यूजुअल सेटिंग्स एंड विच गिव केपेबल रिजल्ट्स विद दैट ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब हाइट के लिए ये वाला फीता यूज करना है, वेट के लिए ये वाली मशीन यूज करनी है, ये करना है, ये स्टैंडर्ड है, इनके नहीं करना है। ड्यूरिंग मेजरमेंट वन हैज टू अडेयर टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल एंड मेथड्स। किस तरीके से करना है, इसको करने का तरीका क्या है, बीपी मेजर करने का यही तरीका होता है। ऐसे ही उसका हाथ रखना चाहिए, ऐसे ही उसकी ये काफ में उसमें बनना चाहिए, और इस तरीके से उसका बैठ के उस पोजीशन के अंदर उसकी चेकिंग करनी है। ये उसका मेथड है, उसका प्रोटोकॉल है, इसी तरीके से वो मेजरमेंट होनी है उस तरीके से। तो इंस्ट्रूमेंट पहले तो करना क्या क्या है, वेट, हाइट या बीपी या क्या मेजर कर रहे हो ये पता करो। फिर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो, बीपी इंस्ट्रूमेंट है या वेट इंस्ट्रूमेंट, जो भी है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका क्या प्रोटोकॉल या मेथड है। फिर है इन स्टेटिंग रिजल्ट्स, जैसे स्टैंडर्ड कट ऑफ पॉइंट्स आर टू बी फॉलोड। जैसे एग्जांपल है कि सिस्टोलिक या डिस्टोलिक जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर इन एडल्ट्स इन अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस फेज फोर्स। मतलब ये तरीके से क्या क्या नोट करना है, कहां तक जाना है, उसकी लिमिट्स क्या है। मतलब तरीके से नॉर्मल लिमिट कौन सी होती है, ये नॉर्मल से आगे है, नॉर्मल से पीछे है, कैसे है, किस पोजीशन में है। अब एरर्स क्या आ सकते हैं, हमने नोट करने में कोई दिक्कत दे दी, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट थे उसमें दिक्कत आ गई, कहाँ आ गया एक तरीके से। इफ ए सिंगल ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स ब्लड प्रेशर फॉर ए पर्सन फॉर 3 times and if each time he gets 3 different readings, this is known as intra observer variation within observer variation। मतलब उस इंडिविजुअल की ही 3 अलग अलग वेरिएशंस हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने वाला बंदा एक ही है। If 3 different observers record the blood pressure for a single subject separately and if 3 different readings are obtained, that is called inter observer between observer, कि शायद उसकी गलती हो सकती है ऑब्जर्वर की, उसके तरीके तीनों के अलग अलग कर दी। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन हमारे वाले में ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। फिर है मिनिमाइजेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब कैसे इसको कम किया जाए, इंटरा ऑब्जर्वर, इंट्रा एरिया, पहले वाला इंट्रा, कि कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए इंट्रा वाले को, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ द 3 रीडिंग्स। अब 3 बार बीपी चेक किया और तीनों का एवरेज ले लो। अब दूसरा जो नीचे वाला है इंटर, 3 अलग अलग ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने किया, तो उसका क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसीजर। तीनों बंदों को ढंग से प्रोसीजर की ट्रेनिंग दो कि भाई इसी प्रोसीजर से करना है तो भी सही आएगा। इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर, ये तो आ गया ट्रेनिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये तरीका है भाई, ये स्टेप्स करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये तरीके से तो तरीका बनाना है। तरीके के बाद तरीके की ट्रेनिंग देनी है दूसरा। तीसरा, यूज द ऑफ 2 or more ऑब्जर्वर्स फॉर इंडिपेंडेंट असेसमेंट। मतलब उसमें भी होता है कि भाई अगर फिर भी वेरिएशन आ रहा है तो तुम तीसरे और एक आधे अलग पेशेंट पे करके देखो, मोर ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर को बदल दो एक तरीके से।
ठीक है, और उसके बाद में लेबोरेटरी वाला जो हम करते हैं फॉर बायोकेमिकल पैरामीटर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर यूजली एम्प्लॉयड, जैसे कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन या यूरिन कल्चर या कुछ भी, ये एक तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई इस यही टेस्ट होते हैं, ये एचबी या ये टाइफाइड चेक करने का ये मेथड है, या ये यूएसजी मतलब इस पीसीओडी के लिए मुझे अल्ट्रासाउंड ही करवाना है एक तरीके से। तो जो वो स्टैंडर्ड है उसको काम करने का, जैसे कि सबसे ज्यादा क्या था, ग्लूटेन एलर्जी जो है, व्हीट एलर्जी, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस का पता करने का, उसके अंदर उसकी इंटेस्टाइन की बायोप्सी करनी होती है। तुम सिर्फ सिम्टोमेटिकली वो पेशेंट इंप्रूव हो गया, उसकी व्हीट खाने लग गया है वो, और व्हीट खाने से उसका टीटीजी नॉर्मल आने लग गया है व्हीट खाने के बाद में, तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब पेशेंट ठीक है, टीटीजी नॉर्मल आने लग गया, ये दोनों चीजें स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड तीसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की उसकी पहले मेडिसिन देने से पहले उसका बायोप्सी हो रखा हो, जिसमें क्लियर कट लिखा हो कि ये उसका व्हीट एलर्जी का उसमें मिल रहा है साइन, और मेडिसिन देने के बाद में जब वो ठीक हो गया, उसका टीटीजी इंप्रूव हो रहा है और पेशेंट ठीक है, दोबारा उसकी बायोप्सी हो और बायोप्सी बताए कि अब ये इंप्रूव है इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से जो बायोकेमिकल पैरामीटर स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट हैं किसी भी चीज के, वो ही करने हैं, उसके अलावा मान्य नहीं होते। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोसीजर जो मैं तुमको पहले बता दिया, टेस्ट किट्स वगैरह है, ढंग की जगह से कराओ, दोबारा कराओ तो सेम रिपोर्ट आना चाहिए उसका। एक बार यूएसजी यहां से करा दी, दूसरी बार वहां से करा दी, तीसरी बार वहां से करा दी, गड़बड़, इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दिए। फील्ड नोट्स, these are observation notes by the researcher while carrying out the research work, example research reflection observation of the reaction of the participants, ये हम दूर बैठ के देख रहे हैं। This type of data is collected as a part of qualitative researches, जाके जैसे जनरल फील्ड नोट्स बनाए थे कि भाई तुमने बैठ के उसके नोट कर रहे हो उसके अंदर, बस बहुत ज्यादा बड़ी चिंता पे, इवन इंडिविजुअल पे भी हो सकता है, पर शांति से कर रहे हो उसके अंदर। तो जो ऑब्जर्वेशन वाला और फील्ड नोट्स में क्या फर्क है, ऑब्जर्वेशन वाला इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है कम से कम, फील्ड नोट कहा जाता है कि उसमें जाके तुम फील्ड में जाते हो एक तरीके से रिसर्च वर्क करने के लिए, तुम अब एक सेटिंग से बाहर निकल के उनके एरियाज में जाके कर रहे होते लगभग, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे फील्ड नोट विद ऑब्जर्वेशन ऐसे करके। अब आगे क्या बचा, ये तो हमने पढ़ा था अभी तक सारा प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने का, क्योंकि हम ये सब खुद कर रहे हैं। फील्ड नोट हम खुद बना रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हम खुड करा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हम खुद यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हम खुद कर रहे हैं, उसके अंदर ये टेक्निक जो नॉमिनल टेक्निक है उसके अंदर एक्सपर्ट्स जाके हम खुद पूछ रहे हैं डेल्फी टेक्निक में, और नॉमिनल के अंदर हम टू एंड फ्रो का डिस्कशन करा रहे हैं, सबके टॉपिक्स को प्रेजेंट करने को बोल रहे हैं एक तरीके से। और फिर उसके बाद में ये वाली है फोकस डिस्प्रोव रजिस्ट्रेशन में हम उन लोगों को बुला के खुद इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं, इंटरव्यू में, क्वेश्चनर में, सब कुछ खुद कर रहे हैं एक तरीके से। तो लेकिन सेकेंड, ये तो प्राइमरी डेटा के टाइप। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू, पहले तो क्या था कि जो हम कहीं और से पब्लिश किया हुआ किसी रिसर्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का, किसी सोर्सेज से हम ले रहे हैं, वो होता है सेकेंडरी। डेटा आर कलेक्टेड थ्रू रिव्यू ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, उसके दूसरे डॉक्यूमेंट से हमने उठाया है। सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हैं या पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, या हॉस्पिटल के रजिस्टर्स वगैरह हैं, डिस्चार्ज रजिस्टर हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, रिसर्च पब्लिकेशन है, जर्नल्स हैं, डेटाबेसेस से कहीं और से ले लिए हैं, ये इसके सोर्सेज है, कहाँ से डेटा आ रहा है। एडवांटेज क्या है, हमें ऑलरेडी डेटा किया कराया मिलता है, तो टाइम बड़ा जल्दी से, उतने 10 सालों में उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है, उससे उन्होंने 100 पेजेस बना लिए, 1000 पेजेस बना लिए, हमने वो सीधे 1000 पेज ले लिए हैं, अब उसमें हम सीधा अपना काम करना शुरू कर रहे हैं। लेट्स एक्सपेंसिव है, सीधी सी बात, मैसिव, और ये होता है मैनी रिकॉर्ड्स माइट बी मिसिंग, डिसअडवांटेज ये कि उसमें से कुछ गायब भी हो सकता है, और वो हमें कहीं से नहीं मिलने वाला। फिर क्या है कि ऑथेंटिसिटी पे सही तो नहीं किया, तो उन लोगों ने जिन्होंने इकट्ठा किया था हम उन पे डिपेंड कर रहे हैं, और पता चले उन्होंने ही गलत कर रखा है। तो दीज आर सम थिंग्स कि भाई कैसे करते हैं डेटा कलेक्शन का। अब वो जो रिलायबिलिटी और जो वैलिडिटी वर्ड्स थे उसको समझने का कल पढ़ेंगे थोड़ा सा कि क्या क्या वर्ड है, वरना डेटा कलेक्शन के नाम पे तो इतने में खत्म। ये वाला, ये डेटा कलेक्शन कहते हैं ऐसे। तो दिस इज ऑल, ठीक है। डेटा कलेक्शन क्या चीज होती है, क्या करना चाहिए, प्राइमरी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग दो अलग चीजें होती हैं, फिर उसके अंदर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के अलग तरीके हैं,
सेकेंडरी वो अलग कर देंगे। तो डन फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन हो रहा है पूछो, आज के लिए इतना ही।